हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर साकिब और आपका फिर से स्वागत है एबी सिंप्लीफाइड में। तो पिछले लास्ट वीडियो में हमने चिलर के रिलेटेड इंटरव्यू का पार्ट 1 पार्ट 2 हमने देखा था। आज हम इसी का सेंट्रल एसी सिस्टम के इंटरव्यू के पार्ट 3 को लेकर आए हैं, जिसमें ज़्यादातर हम चिलर और एचयू से रिगार्डिंग क्वेश्चंस को डील करेंगे, जो कि मोस्टली आपको साइट्स पे और कमीशनिंग के टाइम पे पूछे जाते हैं और उस टाइम पे काम आते हैं। दोस्तों, जो भी मैं बोलूँगा एकदम ध्यान के साथ आपको सुनना है, फुल फोकस के साथ, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोलना है। मैं जो बोलूँगा जैसे जैसे उसको एकदम फोकस के साथ अंदर घुसा लेना है और एग्जैक्टली आपको वही इंटरव्यू में बोलना है। मैं एकदम प्रॉपर फुल कॉन्सेप्ट और साइट के अकॉर्डिंग, एक्चुअली साइट पे क्या होता है उसके अकॉर्डिंग ही मैं सब कुछ एकदम सिंपल लैंग्वेज समझाएंगे। तो बस फोकस के साथ आप वीडियो को देखिए। तो फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, What is primary secondary chilled water system and why is it used? यानी प्राइमरी और सेकेंडरी चिल्ड वाटर सिस्टम क्या होता है और ये क्यों यूज किया जाता है। तो सिंपल में प्राइमरी पंप हमारा चिल्लर के अंदर वाटर को सर्कुलेट करता है, एक कांस्टेंट फ्लो मेंटेन करता है चिल्लर के अंदर, और सेकेंडरी पंप पानी को, हमारा चिल्ड वाटर को, ठंडे पानी को एचयू तक, एफसीयू तक लेके जाता है, जो कि बिल्डिंग को कूलिंग प्रोवाइड करता है। ये सिंपल है। और इसका रीजन प्राइमरी फ्लो जो है वो कांस्टेंट होता है। प्राइमरी फ्लो यानी जो प्राइमरी पंप जो कि चिल्लर के अंदर पानी को सर्कुलेट करता है, उस फ्लो को हम लोग प्राइमरी फ्लो बोलते हैं, और वो कांस्टेंट होता है। चिल्लर एकदम कांस्टेंट स्पीड पे चलते रहना चाहिए, उसमें कोई मॉडिफिकेशन, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होता है, वही बस चलेगा। और जो सेकेंडरी फ्लो है वो वेरिएबल होता है, वो लोड के हिसाब से होता है, कितना डिमांड है बिल्डिंग में, कितनी कूलिंग चाहिए, और जितना डिमांड होता है और जो वीएफडी लगा होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वो सेंस करता है, उसके अकॉर्डिंग सेकेंडरी फ्लो हमारी जाती है। यानी सेकेंडरी फ्लो हमेशा वेरिएबल होता है और प्राइमरी फ्लो हमेशा कांस्टेंट एक ही रहता है, वो नहीं बदलता। तो इंटरव्यू में आपको ऐसे बोलना है कि प्राइमरी सेकेंडरी सिस्टम चिल्लर को कांस्टेंट फ्लो देता है और बिल्डिंग को वेरिएबल फ्लो प्रोवाइड कराता है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज डिकपलर लाइन, बाईपास लाइन एंड इट्स फंक्शन। यानी डिकपलर लाइन क्या होता है, जिसको बाईपास लाइन भी कहते हैं, और इसका काम क्या है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, क्योंकि इसमें अक्सर जो है तो टेक्नीशियंस और जो खास करके प्रॉब्लम्स आती है और साइट पे लोग समझ नहीं पाते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है। इसलिए डिकपलर का कॉन्सेप्ट मालूम होना बहुत ज़रूरी है, और इससे ही ज़्यादातर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू पूछता है डिकपलर क्या काम करता है, क्या होता है। ठीक है, इसको ध्यान से सुने दोस्तों। डिकपलर का सिंपल मतलब होता है कि डिकपलर जो प्राइमरी लाइन होता है और जो सेकेंडरी लाइन होता है, ये दोनों का फ्लो आप जान रहे अलग है, तो दोनों के बीच में प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, कि इसका प्रेशर या इसका प्रेशर एक दूसरे के साथ आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करे, टकराए नहीं। इसलिए हम लोग डिकपलर को लगाते हैं। और ये हमारा प्राइमरी फ्लो का जो प्राइमरी लाइन का जो हेडर होता है और सेकेंडरी का जो रिटर्न लाइन का हेडर होता है, इसके बीच में एक शॉर्ट पाइप लगा होता है, इसी को हम लोग डिकपलर कहते हैं, जिससे कि प्रेशर को न्यूट्रलाइज होता है। अगर ये नहीं लगा रहेगा तो जैसे कि जानते हैं सेकेंडरी फ्लो वेरिएबल होता है, हमेशा चेंज होता है, प्राइमरी फ्लो हमेशा एक कांस्टेंट रहता है। तो दोनों में से किसी में भी अगर चेंजिंग आई, किसी का इसका डिमांड बढ़ा, तो दोनों आपस में कोलैप्स करेंगे और पूरा सिस्टम ट्रिप कर जाएगा या चिलर का काम ही नहीं करेगा। इसलिए हम लोग डिकपलर लगाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ताकि एक दोनों प्राइमरी फ्लो सेकेंडरी फ्लो एक दोनों में आपस में टकराए नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ना करे। तो दोस्तों, इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, यहाँ पे दो किस्म दे सकते हैं। पहला कि सेकेंडरी फ्लो ग्रेटर देन प्राइमरी फ्लो, यानी सेकेंडरी फ्लो जो है वो ज्यादा हो गया है प्राइमरी फ्लो के कंपैरिजन में। ये कैसे होता है देखिए। तो सेकेंडरी फ्लो हम लोग जान रहे हैं, ये क्या होता है, हमारा जो फ्लो हमारा एचयू या एफसीयू की तरफ, जो हमारा बिल्डिंग की तरफ जाता है, वो सेकेंडरी फ्लो होता है। अब ये बढ़ता कैसे, जब हमारे बिल्डिंग में डिमांड बढ़ जाएगा, क्या चीज़ का, कूलिंग का डिमांड बढ़ गया, बिल्डिंग ज़्यादा हॉट हो गया, यानी कोई फंक्शन है या फिर कुछ ज़्यादा लोग आ गए या ज़्यादा इक्विपमेंट यूज़ हो रही है, तो उससे क्या होगा कि गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ा तो लोड बढ़ गया, लोड बढ़ गया तो अब जो एचयू है वो ज़्यादा ठंडे पानी का डिमांड करेगा, भैया हमको और पानी चाहिए, तो वो सिग्नल भेजता है वीएफडी को हमें, और यहाँ पे कूलिंग लोड बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया, तो वो सेकेंडरी लाइन में क्या होता है, वाटर का फ्लो तेज़ हो जाता है, वो और ज़्यादा पानी खींचने लगता है। तो अब वो ज़्यादा पानी कैसे खींचेगा, क्योंकि सेकेंडरी लाइन तो है हमारा, तो वो सेकेंडरी लाइन में पानी कहाँ से आता है, हमारा प्राइमरी लाइन से, चिल्लर से आता है, और चिल्लर में तो कांस्टेंट है। अब चिल्लर तो कांस्टेंट पानी बना रहा है, तो वो ज़्यादा कहाँ से देगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिकपलर लाइन हमारा काम होता है। जो हमारा रिटर्न लाइन आ रहा होता है
जो बिल्डिंग से चिलर की तरफ, एचयू से चिलर की तरफ, वहाँ पे से डिकपलर के थ्रू वहाँ से वो उस पानी को खींच लेता है, हमारा सप्लाई लाइन, प्राइमरी लाइन, ठीक है। और उस वाटर की कमी को ये यहाँ से वो पूरा करता है, क्योंकि वाटर तो उसको पूरा चाहिए, क्योंकि अब वहाँ एचयू में ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ गया है, ज़्यादा तेज़ में चाहिए, तो वो चिल्लर इफेक्ट नहीं होता है, वो डिकपलर लाइन ही हमारा जो रिटर्न लाइन आ रहा है चिल्लर में एचयू की तरफ से, वहाँ से वो लाइन को लेगा, पानी को लेगा और वापस से एचयू में भेज देगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि अभी देखिए हमारा सप्लाई लाइन का टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस होता है, डिज़ाइन टेम्परेचर, और जो रिटर्न लाइन आ रहा होता है उसका टेम्परेचर होता है 12 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अभी तो 7 डिग्री सेल्सियस जा रहा था जो कि चिल्लर से हमारा निकलता है, लेकिन अब ये क्या किया कि ये जो सेकेंडरी मतलब जो दूसरा लाइन आ रहा है, रिटर्न लाइन आ रहा है, अब डिकपलर की तरह डायरेक्ट यहाँ से उसने पानी ले लिया, क्योंकि उसको पानी का कमी पूरा करना था, तेज़ी ही पानी चाहिए था। तो यहाँ पे क्या किया, 12 डिग्री सेल्सियस का जो 12 डिग्री टेम्परेचर का पानी यहाँ 7 डिग्री में मिलेगा, तो ये क्या होगा, थोड़ा टेम्परेचर को बढ़ा देगा, डेल्टा टी इसका यानी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे बढ़ जाएगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है, नॉर्मल ही रहता है, नेग्लिजिबल रहता है, तो चलेगा, क्योंकि ये केस भी हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है कॉन्फ्लिक्ट। तो ये अपनी कमी को पूरी करने के लिए क्या करेगा कि ये इधर हमारा रिटर्न लाइन से पानी को लेगा और वो वापस से एचयू में भेज देगा, फिर सर्कुलेशन चल जाएगा। जब ये क्या, कौन सा केस था, सेकेंडरी का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। अब सेकंड केस जिसमें कि प्राइमरी फ्लो इज ग्रेटर दैन सेकेंडरी फ्लो, यानी अब प्राइमरी फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा सेकेंडरी फ्लो के कंपैरिजन में। मतलब तो वो कैसे बढ़ेगा, ये कैसे होता है, क्योंकि हम तो जहाँ तक जान रहे हैं कि भैया कांस्टेंट है ये हमारे चिल्लर में, तो प्राइमरी फ्लो कांस्टेंट है, वो बढ़ेगा कैसे, ये बढ़ता है ऐसे। देखिए जब हमारा सेकंड केस के बिल्डिंग में लोड कम हो जाएगा, जितना हमें रिक्वायरमेंट चाहिए होता है, जितना डिज़ाइन है उससे कम हो जाएगा, लोग कम हो गए, कोई लोग वेकेशन पे चले गए, लोग नहीं है, इक्विपमेंट सब बंद हो गया और बहुत कम कूलिंग यूज़ हो रहा है, तो अब एचयू जो है तो कम कूलिंग प्रोवाइड करेगा बिल्डिंग में, लोड कम है। तो अब कम कूलिंग करने के लिए उसको क्या है कि वो जो पानी आ रहा था सेकेंडरी लाइन में वो उसको भी कम लेगा, एचयू अपने वाल्व को छोटा कर देता और वो कम पानी का यूज़ करेगा, क्योंकि कूलिंग उसको कम देना है। तो अब क्या होगा, अब कम पानी ले रहा है, लेकिन चिलर तो कांस्टेंट पानी बना रहा है, हो तो एक ही साथ वो वहाँ से भेजेगा, ऐसे तो वो ट्रिप कर जाएगा, पानी लीक होकर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अब वो तो कम है, लेकिन सेकेंडरी में तो तेज़ी में फटाफट पूरा चिलर पानी अपने कांस्टेंट में देते ही जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब पानी एचयू में नहीं जा करके, जब उसको सेंस हो जाता है वीएफडी को कि अरे भैया वहाँ पे तो कम कूलिंग चाहिए, अपने उसने वाल्व को कम कर दिया, कम फ्लो जा रहा, तो यहाँ पे अब से फिर से डिकपलर लाइन का काम आता है। अब जो एक्स्ट्रा वाटर है जो कि एचयू में नहीं जा रहा है, वो डिकपलर लाइन से वो वापस से रिटर्न में आ जाता है, ठीक है, वो सीधा नहीं जा करके वापस से आपका रिटर्न में आ जाएगा और रिटर्न से आके फिर से चिलर में चला जाएगा और ये सर्कुलेशन करता रहेगा, और चिलर को लगेगा अच्छा सर्कुलेशन कंटिन्यू है तो अपने आप को कंटिन्यू रखेगा, समझ गया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फिर से वही चीज़, क्योंकि हमारा रिटर्न टेम्परेचर तो होता है 12 डिग्री सेल्सियस, जो रिटर्न लाइन आता है हमारा, और सप्लाई होता है 7 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब क्या हो रहा है, रिटर्न तो आ रहा है, लेकिन इसमें यहाँ से सप्लाई लाइन भी इसमें घुसता चला जा रहा, क्योंकि एचयू को उतना पानी चाहिए नहीं, थोड़ा ही पानी चाहिए, तो एक्स्ट्रा वाटर वो डिकपलर से सीधा रिटर्न में मिला दे रहा है, तो 12 में सीधा 7 डिग्री टेम्परेचर मिल जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि इसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, डेल्टा टी यानी टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाएगा, 12 से 11 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो इंटरव्यू में सिंपल ऐसे बोलना है कि हमारा जो डिकपलर लाइन होता है वो सिंपली प्राइमरी फ्लो और सेकेंडरी फ्लो के कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करता है, मतलब दोनों को आपस में टकराने नहीं देता है, रिक्वायरमेंट के बेस के अकॉर्डिंग दोनों के पानी को बाईपास कर देता है। ये हमारा डिकपलर का फंक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज वेरिएबल प्राइमरी फ्लो सिस्टम एंड व्हाई इट इज यूज्ड। अब वेरिएबल प्राइमरी फ्लो क्या होता है और ये क्यों यूज होता है, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग कंफ्यूज करते हैं। आप लोग भी बोलेंगे अभी सर ने तो बोला था कि प्राइमरी फ्लो कांस्टेंट होता है, अब ये नया टॉपिक VPF वेरिएबल प्राइमरी फ्लो, मतलब प्राइमरी फ्लो वेरिएबल, ये क्या चीज़ आ गया, ये मार्केट में नया क्या है। ये एक पहले बता देता हूँ आपको, ये एक वंडरफुल टेक्नोलॉजी है, ब्यूटीफुल। ये जो अभी डिज़ाइन किया गया ये न्यू टेक्नोलॉजी के लिए। इसमें क्या होता है कि पहले जितने पुराने चिल्लर्स होते थे सब में प्राइमरी फ्लो है, सेकेंडरी फ्लो है और बिल्डिंग में जा रहा है, तो इंजीनियर्स ने देखा कि ये जब हमको बिल्डिंग में वेरिएबल फ्लो ही देना है तो इतना लंबा ये पंप वो पंप प्राइमरी सेकेंडरी VFD ये सब इतना लंबा चौड़ा करके क्यों करेंगे। तो अभी ये नया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन्होंने क्या ला दिया है कि प्राइमरी पंप में ही VFD के थ्रू VFD पंप वहाँ पे लगेगा और वहीं पे बिल्डिंग से डायरेक्ट रिक्वायरमेंट आएगी, वेरिएबल फ्लो वहाँ पे VFD लगा हुआ है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का पंप, और उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्राइमरी फ्लो ही आपको सप्लाई करेगा बिल्डिंग में, कितना बिल्डिंग में रिक्वायरमेंट और डायरेक्ट प्राइमरी फ्लो।
तो यहाँ पे कितना चीज़ में फ़ायदा हो पता है? पहले तो आपका 2 पंप का झमेला खत्म, कम पंप है और लेस पंप लग रहा है, तो लेस पंप है तो अभी पंप को मेंटेन करना ईजी हो जाएगा। दूसरा, डिकपलर अब आपको नहीं चाहिए। डिकपलर का जो प्रॉब्लम आता था कि प्राइमरी सेकेंडरी का कॉन्फ्लिक्ट होगा, वो भी नहीं चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे क्या है कि एक ही फ्लो में सीधा जाएगा, ये फ्लो का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। इतना सारा बेनिफिट, इतना सारा काम ये ईजी हो गया अब जाकर, क्योंकि आजकल दोस्तों आते हैं अब AI का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना, हर कुछ इंप्रूव करता जा रहा है। बस इसमें एक छोटा सा डिमेरिट यही है कि ये जो सिस्टम है VFD, ये बस न्यू चिलर्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें दोनों ऑप्शन है, प्राइमरी सेकेंडरी का भी और VFD का भी। जितने भी ओल्ड चिलर हैं उसमें ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, जितने पुराने पहले से लगे हुए उसमें हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी पंप दोनों रहेगा और दोनों फ्लो यूज़ होगा। लेकिन नए में वेरिएबल प्राइमरी फ्लो, ओके, यानी ये क्या होता है? ये VPF वेरिएबल प्राइमरी फ्लो, यानी इसमें जो एक पंप लगा होता है जो कि VFD पंप होता है, जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव से चलता है और बिल्डिंग के लोड के अकॉर्डिंग डायरेक्टली इसको रिक्वायरमेंट, इसको डिमांड देता है और प्राइमरी फ्लो से ही, यानी प्राइमरी फ्लो अब इसको नहीं बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे वेरिएबल प्राइमरी फ्लो VF। बिल्डिंग के लोड के अकॉर्डिंग डायरेक्टली ये वेरिएबल प्राइमरी फ्लो को अपना पानी को HU की तरफ भेजता है। और इंटरव्यू में सिंपल आपको ऐसे बोलना है कि VPF वेरिएबल प्राइमरी फ्लो सिंगल लूप सिस्टम है जिसमें चिल्लर फ्लो डायरेक्टली VFD पंप्स हैंडल करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ चिल्लर लोड अनलोड? मतलब ये चिल्लर लोड और अनलोड कैसे होता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। ये भी एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में, इंटरव्यूअर्स के द्वारा। तो सिंपल लैंग्वेज में इसको ऐसे कहेंगे कि चिल्लर लोड और अनलोड होता है हमारा जो बिल्डिंग के HU से जो रिटर्न वाटर आता है उसके टेम्परेचर और जो बिल्डिंग में जितना लोड का डिमांड है उसके रिटर्न वाटर के हिसाब से ही हमारा चिल्लर लोड या अनलोड होता है। कैसे? इसमें भी 2 केस। अगर रिटर्न वाटर हमारा आ रहा है और उसका जो टेम्परेचर है ज़्यादा है तो चिल्लर हमारा लोड हो जाएगा, ज़्यादा लोड लेगा, और अगर और कम आ रहा है तो चिल्लर हमारा कम लोड लेगा। अब उसको ऐसे समझते हैं, ये कैसे होता है? तो देखिए, रिटर्न का जैसे मैंने बताया कि डिकपर के वैसे पानी का टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है। अब हम लोग समझ गए कि अब जो बिल्डिंग से टेम्परेचर हमारा आना चाहिए था 12 डिग्री सेल्सियस, पहले केस। ये चिल्ड वाटर का टेम्परेचर का रिटर्न वाटर जो उसका टेम्परेचर जो है हाई है, 12 डिग्री नहीं होकर के 13-14 डिग्री है। ये कब होगा? जब हमारा बिल्डिंग का लोड बढ़ जाता है। बिल्डिंग का लोड बढ़ जाता है तो मैंने बताया क्या होता है कि सेकेंडरी लाइन जो है वो VFD को सिग्नल भेजता है, भैया और ज़्यादा पानी चाहिए, तो वो और ज़्यादा पानी कैसे लेगा? तो वो यहाँ रिटर्न लाइन के ही पानी को डिकपलर से सक करके HU की तरफ भेज देता है। अब HU से वापस जो रिटर्न आ रहा है तो अब HU में जो है तो 7 डिग्री का पानी तो गया नहीं, ये 12 डिग्री का मिक्स होकर के गया, थोड़ा गर्म पानी गया। तो वो जहाँ पे 12 डिग्री आना चाहिए यहाँ पे तो ऑलरेडी पहले से ज़्यादा गर्म पानी गया, मतलब ठंडा ही है, गर्म नहीं है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा हुआ गया है, 7 डिग्री नहीं गया है। तो वो जो रिटर्न वाटर है जो आ रहा है वापस चिल्लर में, वो 12 की जगह और बढ़ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इसको 7 डिग्री मिला नहीं है, तो और थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा रहेगा। तो 12 से यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा या 14 डिग्री हो जाएगा। अभी 14 डिग्री का पानी, 13 डिग्री का पानी, ये जो आपका चिल्लर में जाएगा तो चिल्लर बोलेगा या तो पानी गर्म हो गया। अब ये क्या करेगा? क्योंकि चिल्लर सेट होता है कि उसको जो लिविंग वाटर चिल्लर से जो पानी बाहर निकलेगा सप्लाई के लिए वो 7 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए। चिल्लर का सेट टेम्परेचर यही होता है जो डिजाइन टेम्परेचर होता है। तो अब वो चिल्लर क्या करेगा? अब वो तो पानी ज़्यादा गर्म हो रहा है तो अब इसको और ज़्यादा ठंडा करना है, तो इसमें क्या करेगा? वो कंप्रेसर के भी और कैपेसिटी को बढ़ा देगा, अपने वाल्व को ओपन कर देगा और ज़्यादा काम तेज़ी में करने लगेगा और ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ा देगा। नॉर्मली जो चिल्लर चलता है वो आपका 40 to 60% कैपेसिटी से, 40 से 60% कैपेसिटी पे चिल्लर आपका चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? 80% कैपेसिटी से 80% तक अपने कैपेसिटी को बढ़ा देगा, क्योंकि उसको जो ज़्यादा गर्म आ रहा है उसको भी पानी को पूरा ठंडा करना, क्योंकि 7 डिग्री चाहिए। तो यहाँ पे यही जब सिचुएशन हो गया तो ये क्या हो गया? चिल्लर का लोड हमारा बढ़ गया। अब दूसरा, चिल्लर अनलोड। चिल्लर अनलोड कब होता है? जब हमारा बिल्डिंग में जो है तो लोड कम हो जाता है। ठीक है, तो लोड कम हो गया तो क्या है कि सिंपल वही, क्योंकि HU को पानी कम चाहिए होता है, एक्स्ट्रा वाटर है वो क्या करता है? डिकपर के थ्रू सीधा आपको रिटर्न लाइन में ही भेज देता है। तो पहले 12 डिग्री का मेरा पानी आ रहा था, जो 7 डिग्री का जो सप्लाई लाइन से पानी सीधे डिकपर से आपका जो रिटर्न लाइन में आ गया। अब 12 में 7 मिला तो अब क्या होगा? और टेम्परेचर कम हो जाएगा, 12 से 11 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो गया। तो अब टेम्परेचर कम वाला पानी जो चिल्लर में जाएगा, चिल्लर देखिए अरे ये तो 12 नहीं, इससे कम है, तो अब हम अगर सेम चलते रहे तो ये तो और ठंडा पानी चला जाएगा, लेकिन उसको तो 7 डिग्री पे ही करना। तो वो क्या करता है? वहाँ पे अपने कैपेसिटी को घटा के 60 से 50, 40 ऐसे कर लेता है, मतलब अपने कैपेसिटी को, अपने स्पीड को कम कर लेता है, कैपेसिटी को कम कर देता है और वो कम चलने लगता है ताकि वो 7 डिग्री सेल्सियस ही पानी आगे जाए।
समझिए, इस तरह से चिल्लर अनलोड या लोड होता है। यानी अगर रिटर्न लाइन से हमारा जो वाटर का टेम्परेचर हाई होगा तो चिल्लर भी हाई होने लगेगा, और अगर रिटर्न लाइन का टेम्परेचर कम है तो चिल्लर भी अनलोड हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं समझिए कि एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, कभी भी वाटर की फ्लो पे चिल्लर का लोडिंग अनलोडिंग डिपेंड नहीं करता है। हमेशा वो बिल्डिंग के डिमांड और वाटर के टेम्परेचर पे चिलर का लोड और अनलोड डिपेंड करता है। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ होता है कि कभी कभी क्या है कि बिल्डिंग में लोड एकदम नहीं चाहिए, एकदम कूलिंग कम से कम कूलिंग चाहिए, कूलिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो ज़्यादा पानी ठंडा आने लगेगा रिटर्न लाइन में, और वो जो टेम्परेचर है वो 12 से घट के 11, 10, 9 तक आ जाएगा रिटर्न वाटर। और जो वो 9 ज़्यादा पानी ठंडा आने लगेगा चिलर में, तो उससे क्या है कि वो एवापोरेटर में जो कूलिंग कॉइल होता है, एवापोरेटर का कॉइल, वो फ्रीज होने लगेगा, उस पर आइस बर्फ़ जमने लगेगा। तो ये देखिएगा चिलर, अरे भाई तो आइस जम रहा है तो मुझे ख़राब कर देगा, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे ये नहीं समझिएगा चिलर ख़राब हो गया, चिलर ख़राब नहीं होता है। इसका मतलब है चिलर ने अपने इसका सेफ्टी सिस्टम, सेफ्टी ट्रिप ऑन हो गया, सेफ्टी मैकेनिज्म ऑन हो गया, वो ट्रिप करके अपने आप को बंद कर लिया। अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं ख़राब हो जाऊँगा, क्योंकि आइस जमने लगेगा कॉइल पे। ओके, तो यहाँ पे एक रीज़न होता है। यहाँ पे हमें क्या क्या पता चला कि अगर चिलर ट्रिप भी कर रहा है तो हम उसका रिटर्न टेम्परेचर चेक करेंगे कि वो कहीं जो डेल्टा टी है बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं है, ठीक है। और मोस्टली ये सब क्यों होता है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि ये तभी होता है जब आपका सिस्टम का डिज़ाइन प्रॉपर नहीं है, क्योंकि ये रेयर केस में होता है, कभी कभी उतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अगर हमेशा डेल्टा टी ऊपर जा रहा है, डेल्टा टी नीचे आ रहा है, या चिलर ट्रिप कर रहा है, या रिटर्न लाइन का टेम्परेचर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, अगर हमेशा ही ये हो रहा है, इसका मतलब आपके जो डिज़ाइन इंजीनियर है उन्होंने प्रॉपरली सिस्टम का डिज़ाइन नहीं किया है, सिस्टम को सही से उसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, हीट लोड कैलकुलेशन सही नहीं हुआ है, इसका यही मतलब होता है। अभी जो मैंने आपको समझाया पूरा डिकप्लर और ये सब, तो इसमें से अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर आपने ध्यान से फोकस देके सुना होगा तो आपको ज़रूर वो उसका आंसर पता होगा। ओके, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप उसके आंसर को बता देना। जिसका भी सबसे पहला फर्स्ट आंसर होगा उसको मैं पिन कमेंट कर दूंगा, और अगर आप लोगों ने सही आंसर नहीं भी दिया, नो प्रॉब्लम, मैं उसे टाइप करके पिन कर दूंगा। ओके, तो क्वेश्चन है, अगर रिटर्न वाटर का फ्लो कांस्टेंट है, यानी सेम है, कोई भी चेंजिंग नहीं है, लेकिन रिटर्न का टेम्परेचर डाउन हो गया है, यानी नीचे आ गया है, गिर गया है, क्या चिल्लर लोड होगा या अनलोड होगा, और क्यों? आप बताइएगा मुझे इसका आंसर। तो मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉजेस AHU कॉइल टू फ्रीज, यानी AHU का जो कॉइल होता है वो फ्रीज, उसमें बर्फ जमने का क्या कारण होता है? तो वो सेवरल रीजंस होता है। देखिए कि लो एयर फ्लो, डर्टी फिल्टर डर्टी है, कॉइल ब्लॉकेज, कॉइल ब्लॉक हो गया आपका, टू लो चिल्ड वाटर टेम्परेचर, मतलब चिल्ड वाटर टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा कम हो गया, और बाईपास वॉल्व जो है वो मॉल फंक्शन हो गया, वो काम नहीं कर रहा है, या फिर थर्मोस्टेट या जो कंट्रोल है वो फेल हो गया। और इसके साथ साथ आपको ये भी बोलना है कि सर कॉइल फ्रीज का रूट काउज 90% टाइम एयर फ्लो प्रॉब्लम होता है, वाटर प्रॉब्लम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज चिल्लर अप्रोच टेम्परेचर? चिल्लर अप्रोच टेम्परेचर क्या होता है? ये एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये सब भी देखिए पूछा जाता है मोस्टली कब पता है, जैसे कि अगर मैं इंडिया का बताता हूँ कि मुंबई से जो लोग ज़्यादा इंटरव्यू देने जाते हैं, हमारे बहुत सारे ऑफिस है, साउंड लाइन्स है, अम्बे है, घी वाला है, सो ऑन, ये सब रेप्यूटेड कंपनी है जहाँ से आप इंटरव्यू दे सकते हो, क्योंकि बहुत सारा फेक भी होता है। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि तो इंटरव्यू में क्या होता है ना, बहुत सही से जो बड़े बड़े इंटरव्यूज़ हैं, बहुत सारे लोग कैंडिडेट आते हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए पहले क्या करते हैं, जहाँ तक मैंने देखा कि एक पहले शीट देते हैं आपको, चाहे वो टेक्नीशियन हो, सुपरवाइजर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, आपको वो शीट दिया जाता है, उसमें टिक मार्क करना रहता है, क्वेश्चन आंसर्स पूछना है कि ये शॉर्ट बताओ, उसमें से जो सही जिसका आता है फिर उसको इंटरव्यू के राउंड के लिए लेके जाते हैं। तो ये सब उस टाइप पे भी पूछा जाता है, और अगर इसमें नहीं भी तो इंटरव्यू में तो पूछते ही पूछते हैं कि अप्रोच टेम्परेचर क्या होता है, क्या बोलेंगे, क्योंकि ये सब जो है ना इंडिकेट करता है हमारा जो DB होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, जो पैनल होता है मेरे सब पे वो अप्रोच टेम्परेचर, डेल्टा टी सब लिखा होता है। तो ये सबका नॉलेज होना सिर्फ इंजीनियर को ही नहीं, सुपरवाइजर और टेक्नीशियन को भी, क्योंकि वो सबको देखना रहता है कि जब मेंटेनेंस करने आ रहे हैं या जो वहाँ पे रुके हुए हैं उसको देख रहे हैं, जो कमीशनिंग कर रहे हैं, तो सब कुछ क्या चल रहा है, ये सबको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो सिंपली हम ऐसे कहेंगे कि चिल्लर से जो ठंडा पानी बाहर आता है 7 डिग्री सेल्सियस, हमेशा रहे हैं चिल्लर से सप्लाई पानी जाएगा बाहर कितना 7 डिग्री, और रिटर्न आएगा 12 डिग्री 12 डिग्री, ये नॉर्मली हर जगह ये डिज़ाइन टेम्परेचर होता है, कहीं कहीं पे वेरी कर सकता है। ओके, तो चिल्लर से जो हमारा ठंडा पानी बाहर जाता है 7 डिग्री, और जो हमारा एवापोरेटर में, जो कॉइल में जो सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट रहता है, एवापोरेटर में जो हमारा रेफ्रिजरेंट रहता है उसका टेम्परेचर, ये दोनों के बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं
अप्रोच टेम्परेचर। ओके, तो कैसे, जैसे कि सपोज चिल्लर से जो हमारा पानी निकल रहा है बाहर वो है 7 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारा एवापोरेटर में जो कॉइल है उसमें जो रेफ्रिजरेंट है उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस। 7 में 4 गया, 7 में 4 गया, बचा 3, तो यानी अप्रोच टेम्परेचर हमारा है 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, अप्रोच टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, ये इसलिए हम लोग मालूम करें। अगर अप्रोच टेम्परेचर हमारा ज़्यादा हाई है तो इसका मतलब चिल्लर इनएफिशिएंट है, चिल्लर सही नहीं काम कर रहा है। जल्दी से जल्दी हमें ट्रबल शूट फाइंड करना है और देखना है क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम मैं बता ही देता हूँ क्या क्या होता है। इसमें प्रॉब्लम्स होता है कि या तो आपका सबसे पहला कि जो रेफ्रिजरेंट है वो कम हो गया है, उसका प्रेशर चेक कीजिए, कहीं पे लीक होगा या कंप्रेसर में आपका रेफ्रिजरेंट गैस कम हो गया, गैस फिर से रिफ़िल करना है। दूसरा कि आपका जो पानी का लाइन है उसमें स्केलिंग हो रहा है, ट्यूब में स्केलिंग, यानी वो नमक जम गया, ये हो सकता है। और या फिर वो जो कॉइल का ट्यूब है वो जाम हो गया, चोक हो गया, ये सब रीजंस हो सकते हैं अप्रोच टेम्परेचर बढ़ने का। तो इसको फटाक से करना ज़रूरी है। अगर ये नहीं किया ना, अगर अप्रोच टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता गया तो हमारा कूलिंग प्रॉपर मिलेगा नहीं और फिर बिल्डिंग में गर्म हवा आने लगेगी या प्रॉपर कूलिंग नहीं मिलेगा। ओके, तो अब एक्सेप्टेबल क्या होता है रेंज अप्रोच टेम्परेचर का, तो देखिए 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर जो है वो एक्सलेंट होता है, ग्रेट होता है, बहुत अच्छा है अप्रोच टेम्परेचर। और अगर 3 से 5 डिग्री तक अप्रोच टेम्परेचर है तो भी एक्सेप्टेबल है, चलेगा। लेकिन अगर 5 डिग्री से ग्रेटर, 5 डिग्री से अप्रोच टेम्परेचर ऊपर दिखा रहा है, इंडिकेटर शो कर रहा है 5 डिग्री से बढ़ गया, तो फिर वो प्रॉब्लम है। हमने फटाफट एकदम ट्रबल शूटिंग पता करना है कहाँ पे क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के, वाई कूलिंग टावर परफॉर्मेंस ड्रॉप्स इन समर, मतलब कि कूलिंग टावर जो है उसका परफॉर्मेंस गर्मी के टाइम में कम कर, यानी कूलिंग टावर गर्मी के टाइम में कम काम क्यों करता है, उतना अच्छे से काम क्यों नहीं करता। तो उसका रीज़न है, बोलना है कि सर ये ज़्यादा रीज़न होता है हाई वेट वर्क टेम्परेचर की वजह से, फैन स्पीड नॉट इनफ, यानी फैन का स्पीड है वो काफ़ी नहीं है। तीसरा कि स्केलिंग ऑन फिल्स, नोजल क्लॉगिंग, नोजल में जो है कचरा जम गया, वो क्लॉग हो गया, फुल हो गया। लो एयर फ्लो कम हो गया। और बेसिन का जो टेम्परेचर है वो टू हाई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन सर टावर का, कूलिंग टावर का परफॉर्मेंस वेट बल्ब टेम्परेचर पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, इस तरह से आपको बोलना है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारा टर्म्स होता है जिसमें कि ड्राई बल्ब है, वेट बल्ब टेम्परेचर है, लेटेंट हीट है, सेंसिबल हीट है, इन्फिल्ट्रेशन है, हीट है, एशरे है, इशरे, ये सब भी बहुत सारा फंक्शंस हमारा होता है, टर्म्स आता है। तो अभी तक तो हमने इस पर वीडियो नहीं बनाई है, अगर इस पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दें कि हाँ सर इस पर भी वीडियो बनाइए, तो मैं एक सेपरेट वीडियो ये सब टर्म्स पे भी, ये सेंसिबल हीट क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है, BTU क्या होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट जिसको बोलते हैं, फिर एशरे इशरे, ये सब क्या होता है, क्या क्या कोड्स होते हैं, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कॉमन बैलेंसिंग फेलियर्स इन चिल्ड वाटर सिस्टम, यानी कि चिल्ड वाटर सिस्टम में कॉमन बैलेंसिंग फेलियर्स क्या क्या होते हैं, बैलेंसिंग का जो फेलियर होता है वो क्या क्या होता है। तो उसको देखिए ये भी सिंपल है, नो फ्लो वेरिफिकेशन, फ्लो का जो वेरिफिकेशन है वो नहीं होगा, रॉन्ग वाल्व सेटिंग, यानी वाल्व गलत लगा हुआ है, एयर लॉक्ड कॉइल्स, यानी जो कॉइल्स है वो एयर लॉक्ड है, उसके अंदर एयर हवा जम गया है, ब्रांच में जो ब्रांच लाइन है उसमें ज़्यादा पानी मिल रहा है और जो मेन लाइन है वहाँ से जो जहाँ जाना चाहिए वहाँ पे कम पानी जा रहा है, पंप VFD रैंप नॉट सेट करेक्टली, यानी कि VFD का जो पंप है उसको सही से, उसके सेंसर को, उसके जो फ्रीक्वेंसी है उसको सही से सेट नहीं किया गया। और सर अगर बैलेंसिंग फेल होता है तो चिल्ड वाटर गलत जगह चला जाता है और डेल्टा T कोलैप्स कर जाता है। तो इस तरह से आपको बोलना है। देखिए मैंने फुल कॉन्सेप्चुअल एग्जैक्टली साइट पे क्या क्या होता है वो सब आपको बता दिया है, और ये सब का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू में प्लस तो साइट पे भी, क्योंकि जैसे ज़्यादातर बहुत सारा प्रॉब्लम आता है ना कि साइट पे चिल्लर ट्रिप कर जा रहा है, बार बार चिल्लर ट्रिप कर जा रहा है, या फिर हमारा अप्रोच टेम्परेचर ज़्यादा दिखा रहा है, या फिर हमारा इंडिकेटर दिखा रहा है हाई प्रेशर का या लो प्रेशर का इंडिकेटर है, क्या करना है, कैसे करना। चाहे न्यू इंजीनियर या फिर न्यू टेक्नीशियन या फिर पुराने टेक्नीशियन भी होता है, यहाँ पे आके फंस जाता है, वह चिल्लर ट्रिप बार बार क्यों कर जा रहा है और ये इंडिकेटर इतना हाई प्रेशर बार बार क्यों दिखा रहा है। तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आप सब कुछ कर सकते हो बिना, आप बस देखोगे ये प्रॉब्लम है, अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। जैसे कि अभी चिल्लर ट्रिप कर रहा था, अभी आप सिंपल खुद बताओ क्या करोगे। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसमें से मेन रीज़न है क्या होगा कि हमारा जो रिटर्न वाटर आ रहा है उसका टेम्परेचर बहुत कम हो गया, बहुत ज़्यादा लो आ रहा है, इससे चिल्लर बार बार अपने आप को ट्रिप कर ले रहा है। तो हमको देखना है बाईपास लाइन में कोई प्रॉब्लम है या फिर बिल्डिंग का लोड घट गया या क्या हो गया, ठीक है।
तो दोस्तों ये था हमारा सेंट्रल एसी सिस्टम का एडवांस लेवल का चिलर से रिगार्डिंग और एचएस रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर्स, प्राइमरी फ्लो सेकेंडरी फ्लो ऐसा हमने डील किया, जो कि एग्जैक्टली साइट पे क्या प्रॉब्लम्स आते हैं उसका हमने डील किया। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक इम्पॉर्टेंट नोटिस कि एक बहुत अच्छी खबर है कि हमारा चैनल फाइनली मोनेटाइज्ड हो चुका है। इसका मैं बहुत बेसब्री से बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि इंटरव्यू पे वीडियो बनाने का, एक एग्जैक्टली इंटरव्यू में इंटरव्यूअर क्या पूछते हैं, क्योंकि मैं भी खुद भी इंटरव्यू लेता हूँ यहाँ सऊदी में भी, और कभी कभी इंडिया भी, कभी फिलीपींस, ये सब जगह भी एज़ पर कंपनी रिक्वायरमेंट। कभी कभी कंपनी अगर भेजती है, हमेशा HR डिपार्टमेंट से कहते हैं कि पीपल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेंटेनेंस का भी है और कंस्ट्रक्शन का भी होता है, तो दोनों है हमारा। और फिलहाल में कंस्ट्रक्शन पे, लेकिन मेंटेनेंस भी हमारा कंपनी का होता है, तो दोनों के लिए इंटरव्यूज़ हमारे चलते हैं। तो जाता हूँ लेने, तो हमें पता होता है कि इंटरव्यू की मेंटेलिटी क्या होती है, वो क्या पूछने वाला है। उसको मैं ओपनली ये सब वीडियोस में नहीं बता सकता कि बहुत लोग देखेंगे और ये ऐसा बता रहा है, ऐसा बता रहा है, ये तो सही नहीं है, वो तो सही नहीं है। वो वीडियो पे स्ट्राइक मार देंगे या वीडियो को टेक डाउन करवा देंगे, या वीडियो पे ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये सब के लिए नहीं होगा। ये जो स्पेशल लोग जो कि सच में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ये उनके लिए होगा। और ये सीक्रेट थोड़ा रहेगा, और अच्छे से डिटेल में भी उसमें मैं फुल दूसरी कॉन्सेप्ट भी, जो कि इंटरव्यू में क्या पूछा था एग्जैक्ट उस लेवल को भी मैं बयान बताऊँगा। तो इसका मेंबरशिप आपको उसके लिए लेना होगा। तो ज़रूरी नहीं है, 3 लेवल होता है यूट्यूब में। मैंने सबसे सस्ता वाला भी डाला है, जो कि मैं और सस्ता रख, लेकिन यूट्यूब ने बताया कि भैया 69 रुपीज़ ही, उससे कम होगा ही नहीं। रियाल में 3.5 रियाल। आई थिंक ये भी उतना ज़्यादा नहीं है अगर किसी को सीखना है तो आप कुछ नहीं, जब ले लो, ये सब्सक्राइब कर लें, और जो मैं वीडियो डालूंगा बस वो वीडियो देख के आपको जो समझ में आ जाए, तो उसके बाद आप वीडियो अच्छे से देख के समझ के फिर आप अनसब्सक्राइब कर दो, उस चीज़ को हटा दो। तो बस ये मैं वीडियो बहुत जल्दी इंशाल्लाह डालूंगा इंटरव्यू के रिकॉर्डिंग, ओके, जो कि सबके लिए नहीं होगा, सिर्फ स्पेशली मेंबर्स के लिए होगा। तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, सी यू।